सरकार, सियासत और संविदा कर्मी की राशि तो एक ही है, लेकिन एक पटरी पर कभी इनकी बात नहीं बैठ पाई। यही वजह है कि कई वर्षों से नियमित होने की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारी अभी भी सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। संविदा प्रथा सरकार के हर विभाग में मिल जाएगी, जिसमें कम वेतन पर कर्मचारी से काम लिया जाता है। आशा सहयोगिनियों की बात करें तो पिछले 20 सालों से काम कर रही है। वेतन महज 2700 रुपए। ऐसे में अब वेतन बढ़ोतरी और नियमित करने की मांग उठाना लाजमी था। उधर विद्यार्थी मित्रों की बात की जाए तो हालात कुछ ऐसे हैं कि हालांकि लंबी मांग के बाद विद्यालय सहायक बनाने की प्रक्रिया चली, लेकिन बीच रास्ते में अटक गई और फिर पंचायत सहायक बनकर वहीं संविदा का झुंझुना पकड़ा दिया गया। यही नहीं, प्रदेश में चिकित्सा महकमे की बात करें या फिर अन्य, हर तरफ संविदा कर्मी इस उम्मीद में डटे हैं कि उनको सरकार एक दिन नियमितीकरण का तोहफा जरूर देगी, लेकिन वादा खिलाफी पर इनकी नजरें अब टेढ़ी भी होने लगी है। वादों को लेकर के सत्ता में आई कांग्रेस सरकार और पूर्व में भाजपा सरकार, इन्होंने जोर शोर से अपने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया, जो कि वर्तमान में आज तक अधूरा है। सरकार समय रहते यदि विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायकों एवं संविदा कर्मियों का नियमितीकरण का रास्ता नहीं निकालती है तो मजबूर होकर के एक बार फिर से हमें आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा। अरे मैं तो थक चुकी हूँ। सरकार बीजेपी की बना के मैं देख लियो, सरकार कांग्रेस की बना के मैं देख लियो। अब मैं तो यही चाहूँ कि मेरी बहनों थारा हिम्मत है तो आगे कुर्सी आज की उखाड़ दो और लड़ाई जारी रखो। हालांकि संविदा कर्मियों की मांगों को देखते हुए गहलोत सरकार ने इनको नियमित करने की प्लानिंग जरूर की है, जिस पर काम भी चल रहा है। बिहार में देखा जाए तो नीतीश सरकार ने 5 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित किया, तो उधर झारखंड सरकार ने 10 साल में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को ये तोहफा दे दिया। हालांकि सरकारों में अक्सर संविदा कर्मियों की समस्या को लेकर सब कमेटियां बना दी जाती है, लेकिन कवायद वहीं तक ठहर जाती है। हालांकि अब की गहलोत सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिसमें नियमित करने की कवायद पर काम हो रहा है, जिसकी पैरवी भाजपा नेता भी कर रहे हैं। सियासत का शिकार संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर अभी भी सरकार से लड़ाई लड़ रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का हाथ संविदा कर्मियों के हाथ में नियमितीकरण का तोहफा दे पाता है या नहीं। संविदा कर्मियों को नियमित करने की चुनौती अक्सर सरकारों के सामने रही है। सरकारें बदली, लेकिन इनकी समस्या का हल नहीं हुआ। तो यही वजह है कि आज एक बार फिर से राजस्थान सरकार के सामने संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं और चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। फिलहाल आशा सहयोगिनियों का अनशन चल रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और कई संविदा कर्मियों के जो आंदोलन है वो भी सरकार को झेलने पड़ेंगे। सहयोगी श्याम जहांगीर के साथ अनिल सेन, NT न्यूज़ जयपुर।
सियासी रोटियां भी सेकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के नाम पर बैठकें होती हैं। और संविदा कर्मियों की हम जिक्र कर रहे हैं, उनका माना तो ये जाता है कि सरकार उनकी आंसू जरूर पहुंचेंगी, लेकिन कभी उनकी मांगों को लेकर के धरने प्रदर्शन, कभी रास्ता रोकना। सरकार कहा जाता है कि सीधे मुंह बात नहीं करती, कमेटियां बना दी जाती हैं, बैठकें होती हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। पहले भी ये होता रहा, अभी भी यही हो रहा है। राजनीतिक दल चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल भी करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो धीरे धीरे समय को खींचा जाता है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, क्या है इनकी मांग, क्या प्रॉब्लम है और सरकारों का रवैया क्या है। राजनीतिक दल जब अपोजिशन में होते हैं तो आंसू जरूर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे सत्ता की कुर्सी पर होते हैं तो मामला सेकेंडरी हो जाता है, फिर वो प्राथमिकता नहीं रह पाता है। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, जिन्होंने खूब लिखा भी है इस मुद्दे पर। अशोक सिहाग हमारे साथ में है, जो पंचायत सहायक यानी कि संविदा कर्मियों का एक विभाग का एक तबका है, जिसके अध्यक्ष हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता विक्रम सिंह शेखावत जी जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता आशीष चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। लंबे समय से चल रहे, अगर बात करें तो 2 दशक कहा जा सकता है, लगभग 20 साल से संविदा कर्मियों की मांगे आज भी लंबित है। कई जगह पे, कहीं पे नियमित कर दिए गए हैं, और ये केवल राजस्थान नहीं है, दूसरे राज्यों की भी स्थिति है। बिहार में अभी कुछ लोगों को रेगुलर किया है, छत्तीसगढ़ में भी किया है, सरकार उस पर कवायद कर रही है, यहाँ पे भी बैठकें चल रही हैं, पहले कुछ लोगों को किया भी है। जी सर। लेकिन वजह क्या है? एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जब एग्रीमेंट होता है जॉब देने के वक्त ज्वाइन करने का, उसमें लिखा होता है साहब संविदा कर्मी हैं, आप नियमित नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर मांग क्यों उठाई जाती है? संविदा का मारा संविदा कर्मी बेचारा। सरकार को जब नियमित भर्ती करने में समस्याएं आती हैं तो अपना काम निकालने के लिए सरकार संविदा पर बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर भर्तियां कर लेती है, और उसके बाद उनका जो चुनावी मैनिफेस्टो है उसके अंदर उनको शामिल कर लिया जाता है, और उस मैनिफेस्टो के माध्यम से बार बार उनको झांसा दिया जाता है कि हमारी सरकार जब आएगी हम आपको नियमितीकरण कर देंगे। उसी झांसे में आकर के एक संविदा कर्मी अपनी जिंदगी के बहुमूल्य समय और बहुमूल्य वर्ष उस संविदा की नौकरी में व्यतीत करता है। जब मांग आगे नहीं बढ़ पाती है, उसका स्थायीकरण का समाधान नहीं निकाला जाता है, तो मजबूर होकर के वो आंदोलन पे उतरता है। आंदोलन को लेकर के जब वार्ताओं का दौर चलता है तो सरकार की तरफ से एक बार फिर से झांसा दिया जाता है कि हम आपके संदर्भ में कमेटियों का निर्माण कर रहे हैं, और कमेटी जैसे ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी हम आपके नियमितीकरण का रास्ता कोई निकालेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि वर्तमान कांग्रेस सरकार पिछले 2 साल से कमेटियों के नाम पर एक अजीब खेल खेल रही है। उन संविदा कर्मियों को जो मानदेय है वो वित्त विभाग द्वारा दिया जा रहा है। मैं एक सवाल करना चाहूंगा यहाँ पर, जो मानदेय वित्त विभाग द्वारा दिया जा रहा है, क्या वो वित्त विभाग राजस्थान सरकार के बाहर का है, जो उसके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है? और जो मानदेय दिया जा रहा है, अगर वो उनको आंकड़े नहीं मानते हैं तो क्या वो मानदेय किसी दूसरे ग्रह के प्राणी को दिया जा रहा है? पिछले 2 साल से केवल आंकड़ों के नाम पर सरकार के द्वारा केवल और केवल यही खेल खेला जा रहा है। बार बार अशोक जी मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। अशोक जी वापस आऊंगा, श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास आना चाहूंगा एक बार में। श्याम जी आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे मुद्दे को अगर बात करें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आशा सहयोगिनियां जो हैं वो बैठी, उनका भी मुद्दा वही है, 2700 रुपए मानदेय है। उनका कहना है कि आप हमारी पगार बढ़ाइए, वर्षों से यही मिलता आ रहा है, रेगुलर करिए। सबसे बड़ा अगर कुनबा कहें संविदा कर्मियों का तो आशा सहयोगिनियों का ही है। काम है उनका, लेकिन परमानेंट नहीं हो पा रही है। 53,000 के आसपास हैं शायद, और प्रदेश में अगर बात करें तो लगभग 2.5 लाख संविदा कर्मी हैं। लगता आपको किसी सरकार के बस की बात होगी कि ये पूरा मामला सॉर्ट आउट कर पाएगी? देखिए योगेंद्र जी, आपने देखा कि राजनीति दोनों ही पार्टी करती है। पहले भाजपा जब शासन में थी तो राजेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। जब चुनाव नजदीक आ रहे थे तो कवायद कर रहे थे कि हम नियमित कर रहे हैं,
NRHM का भी एक बड़ा हिस्सा है जो कि संविदा कर्मी के काम में करता है। इसके बाद पंचायत सहायक जो विद्यार्थी मित्र थे उनको पंचायत सहायक लगा दिया गया, उनको भी संविदा पे चला रखा है। ये आप देखिएगा, आशा सहयोगिनियों का तो मामला ही अलग है, 2700 रुपए देते हैं। अब उनको नियमित करने के लिए 18,000 कर देना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन संविदा कर्मी जो 10 साल पूरे कर चुके हैं उनको नियमित करने की गाइडलाइन बनाई है सरकार ने। लेकिन सही बात है, क्योंकि अभी तो कोरोना काल आ गया है, तो ये मान के चलिएगा इस साल तो कुछ होना नहीं है संविदा कर्मियों के साथ, चाहे भले ये कितना आंदोलन करे, कुछ भी करें। लेकिन जब सरकार 4 साल पूरे कर लेगी और 5वें साल में प्रवेश करेगी तो इनकी सुध आएगी और इनको नियमित करेगी, जैसे अशोक गहलोत ने पहले भी शासन में नियमित करने का निर्णय किया था। अब ये बात भी सही है कि संविदा कर्मी, सही बात है, जब लगाया जाता है तो आपको स्पष्ट कहा जाता है कि आप संविदा कर्मी हो। लेकिन क्योंकि संविदा कर्मी भर्ती हो जाता है और 10 साल पूरे कर लेता है, और क्योंकि वो ओवर एज हो जाता है, वो कहीं काम का नहीं रहता, तो उसकी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो नहीं है कि अपने परिवार के प्रति है जिम्मेदारी, वो परिवार का भरण पोषण कैसे करे। और क्योंकि कईयों की शादी हो जाती है और सब कुछ हो जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, तो एक मानवीय आधार पर यदि उनको नियमित नहीं करे तो उनकी जिस तरह से उसमें नियम है कि 10% तनख्वाह बढ़ाया जाए और सारी चीज सैलरी मिलनी चाहिए, तो उनको उनको धीरे, ये बात सही है कि 10 साल का राइडर लगा दीजिएगा, जिससे 10 बार पूरे कर लिए उसको नियमित कर दिया जाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और संविदा कर्मी भी इस चीज को मान जाएंगे। लेकिन तत्काल किसी को लगाएगा और उसको देखिए, कोई तो सीधा संविदा कर्मी लगता है सरकार के माध्यम से, और कुछ लगते हैं ठेकेदार के माध्यम से। ठेकेदार वालों को तो नियमित नहीं किया जा सकता, ये भी आपको जानकारी होगी, ये बता भी सकते हैं, जो कि क्योंकि नेता इनके बैठे हैं। विक्रम जी को भी पता है कि सरकार का बीडी कल्ला जी की मंत्री बने हुए हैं, बीडी कल्ला जी ने कोई बैठ के कर लिए, सबसे ज्ञापन भी ले लिए हैं और कह रहे समीक्षा हो रही है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसी रिपोर्ट आएगी वैसे हम नियमित कर देंगे। लेकिन रिपोर्ट तो मुख्यमंत्री की इच्छा के आधार पर निर्भर है, अगर वो चाहेंगे तो 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, नहीं तो 2 साल बाद भी आएगी। ये सारी चीजें है, संवेदना है। बिल्कुल श्याम जी, आपके पास वापस आ रहा हूं मैं सर, वापस आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बार आशीष जी के पास जाना चाहूंगा। आशीष जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। एक बड़ी बात है यहाँ पे, सरकार आपकी हो चाहे कांग्रेस की हो, संविदा कर्मी प्रॉब्लम वही है। ये है नहीं कि बीजेपी के साथ अलग प्रॉब्लम है और कांग्रेस के साथ में अलग प्रॉब्लम है। मुझे एक अच्छे से ध्यान आ रहा है कि अभी गवर्नमेंट नहीं आपकी, पिछली बार सरकार थी, कमेटी आपके बनी, कमेटी इधर भी बनी हुई है। वो कमेटी 3-3.5 साल तक बैठ के ही करती रही, कुछ रिजल्ट नहीं आया सामने कि हम मांग बिल्कुल कर रहे हैं, ज्ञापन ले रहे हैं। और आखिरी के साल में तो आपके यहाँ पे भीड़ सचिवालय में इतनी जुटती रही CR 1 और 2 में कि जैसे बिल्कुल अभी 2-4 दिन में इनका कुछ सॉल्यूशन होने वाला है। यही सब कुछ आज कांग्रेस में भी हो रहा है। तो ये बात क्लियर क्यों नहीं की जाती है कि ये वित्तीय भार है, हम नहीं कर सकते, लेकिन एक सम्मानजनक, एक रेस्पेक्टेबल हम सैलरी जरूर आपको देंगे। दोनों सरकारें नहीं कर रही हैं। योगेंद्र जी, ये संविदा कर्मी का विषय तो है ही सही। आप देखिए, सरकार पिछले 2-3 महीने में 5 रेगुलर भर्तियों को निरस्त कर चुकी है, जिसमें लाखों लोगों ने फॉर्म भरे थे। इस सरकार ने अभी तक वर्तमान के 2 साल में ऐसा एक भी जो सरकारी नौकरी RPSC हो चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो, उसके माध्यम से नहीं दे पाए हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगभग 1,20,000 तो उन्होंने गवर्नमेंट नौकरियां दी हैं। ये रिकॉर्ड है, 1,20,000 के करीब उन्होंने नौकरियां दी हैं अलग अलग माध्यमों से, चाहे एजुकेशन हो, चाहे दूसरा हेल्थ हो, चाहे स्टेटिस्टिकल ऑफिसर हो, चाहे RS हो। अभी सरकार की तो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। आप देखिए, अभी जो मैं सुन रहा था अशोक जी को हो क्या रहा है कि ये अपने मैनिफेस्टो जी। आशित, मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको, 1,30,000 का दावा कर रहे हैं कि दे चुके हैं, भर्तियां निकाली गई हैं आपकी तरफ से भी, पूरे ज्वाइनिंग नहीं दी 1,30,000 की। नहीं, 1,20,000 हो चुकी है योगेंद्र जी, जहां तक मेरी जानकारी में। 1 लाख, अब मैं 2013 से लेकर नहीं 2013 से 2018 के बीच में जो गवर्नमेंट नौकरियां वो 1,20,000 करीब सरकार ने दी है, जो मेरी जानकारी में। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं करेक्ट कर लूंगा इसको, ठीक है। अभी वर्तमान में देखिए ना, आप JN भर्ती परीक्षा हो, चाहे फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा हो, चाहे पटवार की परीक्षा हो, मेडिकल ऑफिसर भी आपने 2 बार निरस्त करके फाइनली फिर बाद में आपने उनको दिया। तो कहीं ना कहीं सरकारों की प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार की। क्योंकि होता क्या है, देखिए कि कोई भी विद्यार्थी अगर आता है, वो दूसरी जगह जाके तैयारी कर रहा है, कमरा ले रहा है, उसको पैसे का जुगाड़ करता है। आप देख, कई लोग फाइनेंस भी लेते हैं, अपनी जमीन भी गिरवी रखते हैं।
तो सरकार को कहीं ना कहीं एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना चाहिए कि हमको ये नियुक्तियां करनी है। हम अपना शासन चालू कर रहे हैं, हम खत्म करने से पहले इतनी रेगुलर नियुक्तियां करेंगे, क्योंकि कर्मचारी रिटायर भी तो हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि रिटायर भी हो रहा है, वैकेंसी ऑलरेडी क्रिएटेड है और गवर्नमेंट का काम भी सफर कर रहा है, ऐसा नहीं है, सब चीजें हो रही है। बेरोजगार को भी रोजगार चाहिए, गवर्नमेंट को इफिशियंसी भी चाहिए, और जो रेगुलर कर्मचारी है उसकी अकाउंटेबिलिटी और जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी उनकी अकाउंटेबिलिटी में भी डिफरेंस होता है। मेरी कई बार बात हुई है इसको लेकर के, तो दोनों की अकाउंटेबिलिटी में काफी डिफरेंस है। मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसको नियमित करेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा अच्छा ही रहेगा। आप देखिए अभी मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम इनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करके इनको नियमित करेंगे, और उसी में पॉइंट नंबर 1 पे लिखते हैं कि हम शिक्षित बेरोजगार युवा को प्रति माह 3500 रुपए देंगे। तो पॉइंट नंबर 3 है संविदा वाला। पॉइंट नंबर 1 इनका था कि हम प्रत्येक बेरोजगार जो शिक्षित बेरोजगार है उसको 3500 रुपए देंगे। तो आपको लिखना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंस में प्रॉब्लम है, नहीं कर पाएंगे, तो क्यों लिख रहे हैं फिर आप? सर माफी चाहेंगे, क्या आपके मैनिफेस्टो में ये सवाल नहीं था? क्या आपके मैनिफेस्टो में ये सवाल नहीं था? चाहता हूं सर, 800 सहयोगिनियों की बात करते हैं, 3500 रुपए तो बेरोजगार भत्ते देने की बात कर रहे हैं, 2700 रुपए उनको हम सैलरी दे रहे हैं। बताइए कैसे जस्टिफाई किया जाएगा इसे? विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। सबसे पहले तो सवाल खड़े किए हैं विक्रम जी। एक तो भर्तियां लगातार निरस्त की जा रही हैं, वास्तव में बेरोजगार सफर करता है इससे, बहुत युवा परेशान है, लेता है रोजगार प्राप्ति के लिए, और वो परिवार का भविष्य होता है। मेरी सबसे ज्यादा सहानुभूति है बेरोजगारों के साथ। मैं बिल्कुल इसको राजनीति से हटके देखना चाहता हूँ। पहली बात तो सरकारों को संविदा कर्मियों को रखने का एक नियम और एक कानून और एक सिद्धांत बनाना चाहिए और उसी पर चलना चाहिए। वैसे ही संविदा कर्मियों को भी संविदा एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ी सी उनको मानना पड़ेगा कि भाई हम जो है एक समय सीमा जो सरकार तय करेगी उसमें ठीक है, उनको रेगुलर कर देगी, लेकिन उससे पहले तो ये मान के चलना चाहिए कि ये जो है नौकरी ऐसे ही चलेगी। दूसरी बात ये कि सरकार को मानदेय जरूर इतना अच्छा देना चाहिए कि उसको फर्क ना लगे, उसको लगे कि मैं पूरी मेहनत से काम करता हूं। अभी वो क्या रहा है कि आदमी ठीक है बेरोजगार है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उस लगन से काम कर नहीं पाता है क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था में लगा रहता है। 3500, 2700, 2400 रुपए ये कोई मानदेय नहीं है आज के जमाने को और महंगाई को और देखते हुए। तो सरकार को इस तरह का ध्यान देना चाहिए। ये दुगनी या तिगनी राशि करनी चाहिए, 8, 10, 12 हजार, 15 हजार तो कम से कम देने चाहिए। अगर हम रेगुलर भर्ती नहीं दे सकते युवाओं को तो कम से कम उसको रोजगार और अपना काम मानदेय देना चाहिए। मैं इसके पक्ष में बना देती हैं। देखिए जब आप ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, आप कांग्रेस नेता के नाते से स्वीकार कर रहे हैं, मैं यही बहुत अच्छी बात मानता हूं। आशीष जी ने भी स्वीकार किया इसे, यहाँ तकलीफ है ये। मेरी सहानुभूति युवाओं के बेरोजगारों के साथ है और आए दिन हम लोग प्रदर्शन देखते हैं, उनकी दशाएं देखते हैं, सड़कों पे बेचारे बैठे रहते हैं। तो मैं उनके मानसिक रूप से बिल्कुल उनके साथ हूं और इस तरह का हमें उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सरकार को बड़े अच्छे से और बड़े सहानुभूति पूर्वक इस समस्या का भी आना चाहिए सर, क्योंकि सरकार आपकी है। पिछली सरकार में भी बैठकों के दौर चलते रहे, आपकी सरकार में भी बैठ के दौर चल रहे हैं। अभी बीडी कल्ला जी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। आयोग और कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा, इसका समाधान करना चाहिए। युवाओं के युवा भविष्य है देश का, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इतना भत्ता तो उसको कम से कम मिलना चाहिए कि वो अपने एक से कम एक खुद का और एक आधा डिपेंडेंट है उसको पहुंच सके, उसका भविष्य बना सके, इतना तो देखना चाहिए। आए दिन ये प्रदर्शन और इस तरह की रेगुलर जो चल रही है इनसे न तो वो अपना काम कर पाता है। और चतुर्वेदी जी ने एक सवाल खड़ा किया है, चतुर्वेदी जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि लगातार सरकार भर्तियां निकालती है, उसके बाद में उन्हें निरस्त कर रही है, तो ये एक गुमराह करने का तरीका है, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छलावा किया जा रहा है। इसका कारण तो ये सरकार की मंशा होती है नौकरी देने की, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि इन दिनों किस तरह के नौकरी माफिया और नकल माफिया जिस तरह से डेवलप हुए हैं पिछले 5-7 साल में, उन लोगों की वजह से पेपर लीक होना। अब सरकार की तो मजबूरी होती, पेपर लीक होगा तो उसको
आप कैसे जो योग्य विद्यार्थी तो रह जाएंगे। इसलिए सरकार जो करके और उसको एक व्यवस्थित रूप से देना चाह रही है, जल्दी इसका समाधान होगा, आप देखेंगे, और ये रेगुलर होगा। जी बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। चलिए सियाग जी, आपके पास आना चाह रहा हूं एक बार मैं। जी सर। मैनिफेस्टो में हर पार्टियां लिखते हैं, लेकिन हमारे साथ एक अच्छी बात यह है कि दोनों पार्टियों के जो हमारे नेता बैठे हुए हैं वो स्वीकार करते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम में है संविदा कर्मी। कुछ सरकार के स्तर पे बात हुई है, पहले की सरकार से कुछ डिफरेंट ये सरकार कुछ कह रही हो, या सब पहले जैसी बातें हो रही थी वही आज हो रही हैं? सर कुछ हट करके कहना चाहूंगा कि कस्में वादे प्यार वफा के वादे हैं, वादों का क्या, वादों का मारा संविदा कर्मी बेचारा। बदलती हैं सरकारें, नहीं बदलता तो संविदा कर्मियों का चेहरा। अभी बात बीजेपी सरकार की कर रहे थे, पूर्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा संविदा कर्मियों को समायोजित करने के लिए एक भर्ती निकाली गई थी शिक्षा सहायक नाम से, जिसको भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही निरस्त कर दिया, केवल अपना नाम और ठप्पा लगाने के लिए। माफी चाहूंगा सर, केवल अपना नाम और ठप्पा लगाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए उस भर्ती को इन्होंने निरस्त कर दिया गया। पूर्व में उसी सरकार के द्वारा 3 भर्तियां मुख्य रूप से निकाली गई थी, एक एनआरएचएम करने वालों के लिए, एक नरेगा वालों के लिए, और एक विद्यार्थी मित्रों के साथ शिक्षा विभाग में कार्यरत तमाम संविदा कर्मियों के लिए। तीनों ही भर्तियां नियमों की खामियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अटक करके रह गई थी, जिसकी सरकार के द्वारा सही समय पर उचित पैरवी नहीं की गई। एनआरएचएम वालों को हालांकि अब जाकर के नियुक्तियां मिल चुकी हैं, परंतु एलडीसी वालों का मामला अभी तक निस्तारण उसका सरकार के स्तर पर नहीं हो पाया है, जबकि तीसरी सरकार सामने। भाजपा सरकार ने वादा किया, कांग्रेस सरकार ने वादा किया, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए। बात हम विद्यार्थी मित्रों की करें, 24,163 विद्यार्थी मित्र 2007-8 से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक न्यूनतम मानदेय पर। यदि सरकार की मंशाएं ठीक हो तो हम भी ये मानते हैं कि सरकार एकाएक किसी संविदा कर्मी को परमानेंट स्थायी करने की स्थिति में नहीं होती है, मगर सरकार इतना तो कर ही सकती है कि उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तो उनको एक डिमांड, अशोक जी, आपकी डिमांड जो है वो नियमित करने की रहती है जब चर्चा होती है सरकार के साथ में या मंत्री के साथ में, या फिर ये रहते एक सम्मानजनक वेतन तो दीजिए आप? सर हमारी जो प्रमुख मांग है, चाहे वो भाजपा सरकार रही हो चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, हमारी एक प्रमुख जो मांग है वो एक ही रही है, नियमितीकरण। सरकार किसी भी तरीके से संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करे, और इसी बात को लेकर के विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक लगातार लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आज जयपुर के विभिन्न थानों के अंदर उसी नियमितीकरण को मांग को लेकर के संविदा कर्मियों के ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज है। उन मुकदमों की बात न करके सीधे मुद्दे फिर रोजगार वाले मुद्दे पे आते हैं। जब सरकार सीधे नियमितीकरण के लिए हाथ खड़े कर देती है, तब दूसरी मांग के ऊपर आते हैं कि तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संविदा कर्मियों का एक निश्चित मानदेय निर्धारित कर दिया जाए, जिससे कि वो अपना घर बार, अपना जीवन यापन जो है वो अच्छे तरीके से चला सके। साथ ही उनको जो हर बार बार हटाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए। उससे 2 काम बहुत बढ़िया तरीके से होंगे। एक, सरकार का काम जो है वो सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। दूसरा, संविदा कर्मियों का जो जीवन यापन है वो आराम से होने लगेगा, और वो अपना दूसरा कोई काम करने की स्थिति में भी आ सकते हैं। सियाग जी, वापस आ रहा हूं आपके पास, मैं वापस लौटूंगा। एक बार हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी हैं, उनके पास में जाना चाहूंगा। सर, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। इस हिसाब से तो लगता है कि देखिए, वित्तीय भार इस वक्त राज्यों के सामने बड़ा संकट है पैसे का, और ये चीजें चलती हैं पैसे से। लेकिन एक वोट का डर ऐसा होता है कि कोई भी सरकार क्लियर नहीं करना चाहती कि हम इस स्थिति में हैं कि नहीं है, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब मुझे लगता है कि सब्र इन लोगों का भी टूटता जाता है कि कमेटियों से कुछ होने वाला नहीं है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर सरकार चाहे तो 2 दिन में फैसला कर सकती है, और सरकार चाहे तो 2 साल भी लटका के रख सकती है। तो हमें ये महसूस होता है, हमारे राजनीतिक दलों के जो नेता बैठे हुए हैं, इनको भी लगता है कि एक सम्मानजनक वेतन कोई किसी को बताए तो भी, ये हम भी मान के चलते हैं सरकारी जॉब्स इस वक्त बहुत कम है। ये अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी, कौन वो खुशनसीब होगा जो इस दौड़ में निकल करके आगे जा सकता है। लेकिन
आप एक अवसर जो दे रहे हैं, आप इसे ये तो कह सकते हैं कि रोजगार के अवसर प्रदान किए, जैसे बड़े उससे कहा जाता था। पिछली बार सरकार ने कहा कि हमने इतने लोगों को नौकरी देने का वादा नहीं किया था, हमने कहा था रोजगार के अवसर देंगे। तो ये भी एक तरह से अवसर है, लेकिन अवसर में इतना तो पैसा मिलना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने घर बार को ठीक से संभाल सके, घर का खर्चा उठा सके। तो क्या लगता है आपको, कुछ सॉल्यूशन बैठ पाएगा इस नजरिए से? सर माफी चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा बीच में। जी एक सुन लीजिए सर, एक छोटा सा, मैं आपको और अलग बात कह रहा हूँ। प्लीज मैं अलग ही बात कर रहा हूँ सर, एक अलग ही बात कर रहा हूँ सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट अलग बात ही मैं कर रहा हूँ। अभी जिस कमेटी के संदर्भ में बात की जा रही है वित्त विभाग के साथ, उसकी 7 दौर की वार्ताओं के बाद वित्त विभाग ने 7 बार हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास इतना फंड उपलब्ध नहीं है कि इतने संविदा कर्मियों को हम सरकारी नौकरी के अंदर भेज के। अभी स्थितियां ठीक नहीं है राज्यों की, राज्यों के सामने वित्तीय संकट है, इसमें कहीं को संदेह नहीं है। जी जी श्याम जी। योगेंद्र जी, यहाँ तो आप संविदा कर्मी की बात कर रहे हैं। वसुंधरा जी ने एक नया नियम लागू किया था, जो भर्ती में नियमित आएंगे उनको एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी, तो भ्रष्टाचार की रास्ता तो खुल जाता है। एक आरएएस अधिकारी को 25,000 रुपए दिए जाते हैं 2 साल तक, और उसका ड्राइवर होता है वो 32,000 रुपए लेता है। न्याय है क्या? आप इस तरह की बातें, और वो की वो सुविधा, वो जो लगा के कम पैसों में काम हो रहा है, तो वो अशोक जी ने स्वीकार किया और आज भी वो चल रहा है। आप देखिए सयाल जी को पूछ लें कि जो नियमित होंगे उनको कितनी मिलेगी, 2 साल तक रहेंगे उस पे। तो ये बातें सारी चीजें हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है। लेकिन सब आप तो देखिएगा, संविदा कर्मियों को तो 25,000, 24,000, 12,000, 18,000 मिल रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि जो ठेके पे आते हैं वो 7,000, 8,000 में विद कंप्यूटर आ रहे हैं आपके पास काम करने के लिए। आप देखिए आशय सहयोगिनी की बात तो है, पार्ट टाइम है, उसमें लिखा है पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम को तो पार्ट टाइम जैसा मिलेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं है किस प्रकार की। ठेकेदार उसमें से भी पैसे 500 रुपए या 1,000 रुपए काट लेता है, तो उस जो काम करता है ठेकेदार के अंदर, उसको 7,000, 6,000 में काम करना पड़ता है और 2-2 पारियों में काम करता है। तो ये देखिएगा, जिस प्रकार से नियम बने थे, अशोक जी की सरकार थी कि 5% कर्मचारियों की हर साल कटौती करेंगे, वो नियम लागू हुआ। वो उदारीकरण का नाम आया तो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस वक्त नियम लागू हुआ था ये, और स्वीकार किया सरकारों ने। वो चल रहा है 5% कर्मचारियों की कटौती होगी, क्योंकि हमने कंप्यूटराइजेशन कर दिया, सारी बातें कर दी, और वो ठेका कर्मचारियों के आधार पर हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं। संविदा कर्मी तो अब लेना मुश्किल, अब कम कर दिया है, क्योंकि सीधे लेते हैं तो वो जिम्मेदारी बन जाती है। आज जिस वर्ल्ड बैंक से राज्यों को दिए जाने वाला पैसा, वर्ल्ड बैंक से राज्यों को दिए जाने वाला पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से, उसमें बाकायदा साफ साफ ये लिखा हुआ है, सरकारी खर्चों में कटौती, आपको सरकारी जो भर्तियां हैं उसमें कटौती करनी पड़ेगी। तो इसे स्वीकार करके एक अपने स्तर पे एक वो तो बनाया जाना चाहिए कि रोड मैप है कि हाँ ठीक है हम ये पैसे दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो अधरजूल में क्यों लटकाया जाता है? राजनीति वोटों की वोट चाहिए ना, वोट सत्ता आने के लिए तो हमको सब कुछ। जब किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे तो 2.5 लाख युवा आपके साथ है, उसके परिवार साथ में 10 लाख वोट अगर किसी को मिल जाता है तो सरकार आ जाती है। अभी देखिए 0.5% पे तो कांग्रेस आई है शासन में, 99 को लेकर फिर 100 रुपए थे। तो ये राजनीति है, राजनीति में वोटों की के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अब बोलते हैं, अब जन घोषणा पत्र में अगर आपने उसको सरकारी दस्तावेज बना लिया, क्योंकि 5 साल का समय है, इसलिए आप 5 साल पूरे करेंगे और संविदा कर्मियों को कहेंगे दे रहे हैं, जांच हो रही है, समीक्षा हो रही है, बैठते हैं मंत्री बैठ करके बहुत तरीके से कहते हैं देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पक्ष में हैं। और मुख्यमंत्री जी ने तो विधानसभा में कहा था कि हम तो संविदा कर्मियों के साथ हैं और उनकी मांग मानने के लिए तैयार है, लेकिन घोषणा कर नहीं चाहते। घोषणा कर दें मुख्यमंत्री जी का अधिकार है कि इनको नियमित किया जाता है और कुछ सरकमस्टेंसेस लगा दें तो बहुत सारी चीजें सोच जाएगी। श्याम जी, समय कम है, मैं एक छोटा सा हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी से अतिथि हैं उनसे और मैं जरा जान लूं। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। स्थितियां नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम वादे करते चले जाते हैं। ये बेरोजगारों के साथ में एक तरह से ये नहीं कहें कि हम एक उनके साथ में धोखा है। निश्चित रूप से वादे तो कर ही रहे हैं। आप देखिए अभी अशोक जी यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे आपको। दिवाली के पहले, जहां तक मेरी जानकारी में, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि संविदा कर्मियों को दिवाली के पहले हम तोहफा देंगे। सभी राजनीतिक दलों का यही हाल है। एक दूसरे देखिए, 2 चीजें हैं योगेंद्र जी, वो 2 चीजें अलग है। 2 चीजें हैं, एक तो आपने घोषणा पत्र में घोषणा नहीं आया था, उस वक्त कोरोना नहीं आया था। नहीं, अभी इसी दिवाली पे कहा, इसी दिवाली की बता रहा हूं मैं तो आपको। दिवाली के बाद ही तो कोरोना आया है। 2019 के बोल रहा हूँ मैं,
20 वाली दिवाली की बोल रहा हूँ, उसके पहले बोला था कि हम कर देंगे। आप देखिए, आप अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं, फिर एज ए सीएम आप उनको एड्रेस कर रहे हैं कि हम जल्दी आपको तोहफा देंगे। और मैं बिल्कुल दोनों की बात से सहमत हूँ। श्याम जी जो कह रहे हैं कि 2.5 लाख कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, उनका सबका फाइनेंशियली वायबल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आप कैसे कर देंगे? टोटल कर्मचारी आपके 10 लाख हैं, आप 2.5 लाख एडिशनल कैसे कर देंगे एक साथ में? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये क्लॉज जरूर लगाया जा सकता है कि जिनको 10 साल हो गए उनको, और विक्रम जी की वो बात भी सही है कि आपको एक अमाउंट जो है वो सम्मानजनक, एक डिग्निफाइड अमाउंट देना चाहिए सभी को, चाहे वो कोई सा भी कर्मचारी। आशीष जी, समय का अभाव, आज मैं माफी चाहूंगा, मैं विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। विक्रम जी, बहुत शॉर्ट में चाहूंगा आपसे कि हम मैनिफेस्टो में अनाउंस करते हैं, वादे करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल में, एक पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वादे पूरे नहीं कर पाते हैं। जी, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये जो मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश के भविष्य का सवाल है। देश का भविष्य इस तरह से परेशान, और रोजी रोटी के लिए जब परेशान है तो भी हम किस तरह के डेवलपमेंट की, किस तरह के विकास की बात करते हैं। अभी जो है कोरोना काल की वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये सबको पता है कि केंद्र सरकार जीएसटी का पैसा दबा के बैठी है, राज्य सरकारों को उनका हक का पैसा नहीं दे रही है। उससे पहले नोटबंदी, अनावश्यक जीएसटी, पिछले 7-8 साल से जब से भाजपा आई है, वित्तीय गड़बड़ और वित्तीय प्रबंधन को बिल्कुल इन्होंने छेड़खानी करके खत्म कर दिया है। ये बहुत बड़ा कारण है। मैं राजनीतिक जवाब नहीं है, ये बिल्कुल सत्य। आप आत्मविश्लेषण करके आप सभी लोग विद्वान हैं, सब समझेंगे कि ये है क्यों। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा सर, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मैं रोकना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, मैं रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि सरकार का अपना एजेंडा है कि वो किसको परमानेंट करती है, नहीं करती है, लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह जरूर निकल करके आई है कि संविदा कर्मी आप रखिए, जिन लोगों को लंबा समय हो गया, एक सम्मानजनक वेतन जरूर मिलना चाहिए उनको। वो इसी देश के नागरिक हैं, इसी समाज का अंग है, और कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है। लेकिन जब उनसे काम ले रहे हैं तो एक बिल्कुल सही बात है सर। नेता खाएं खीर और मेहनत करने वाले फकीर। जब खुद का मामला आता है तो यही विधायक और मंत्री मात्र 5 साल के अंदर अपना जिंदगी भर का बंदोबस्त करके बोरिया बिस्तर समेट करके चल देते हैं, और हजारों लोगों को न्यूनतम मजदूरी के झमेले में डालकर अपना वोट बैंक की राजनीति करके। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपकी तकलीफ है, आप जाहिर कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन सरकार के लिए जैसे हम गुजारिश कर सकते हैं, सरकार से आग्रह कर सकते हैं कि कोई भी हो, कहीं पे भी हो, एक सम्मानजनक वेतन उसे जरूर मिलना चाहिए। उम्मीद है सरकार इस ओर गौर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। धन्यवाद सर। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।